जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा बच्चों। ठीक है, देखो किस किस प्रकार से 2024 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं बच्चों, पेपर हम लोग कक्षा 12 समाजशास्त्र। और बच्चों यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, पूर्णांक आपका जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। पूर्णांक कितने का रहेगा? 100 नंबर का रहेगा। और समय आपको कितने मिलेंगे? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। कितना मिलेगा? समय 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय रहेगा और उसके बाद लघु उत्तरीय रहेगा और उसके बाद में जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे बच्चों। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा आपको 150 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। आप बच्चों ये मालूम रहना चाहिए कि हम एक जो है एक लाइन में कितने शब्द लिख ले रहे हैं, यानी एक लाइन में इतने कितने शब्द लिख रहे हैं, अगली लाइन में कितने शब्द लिख ले रहे हैं, सब हमको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, और जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो 50 शब्दों में लिखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों। देखो, जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा वो 1 नंबर आपको मिलेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में 1 नंबर आपको मिलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन बच्चों, वसुधैव कुटुंबकम किस देश की अवधारणा है? वसुधैव कुटुंबकम। देखो वसुधैव कुटुंबकम बच्चों यानी इसका अर्थ क्या होता है? यानी हमारा सारा संसार क्या है? एक परिवार है। ये हमारा संसार सारा क्या है? परिवार है। तो वसुधैव कुटुंबकम किस देश की अवधारणा है? तो बच्चों जो है भारत की अवधारणा है। किसकी? भारत की अवधारणा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी? भारत में पहली जनगणना किस सन में हुई थी? 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बा हो जाएगा। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। यदि आप पूछेगा नियमित रूप से जनगणना किसके समय में हुई थी, तो बच्चों लॉर्ड रिपन के समय में नियमित रूप से जनगणना हुई थी। कब? 1881 ईस्वी में बच्चों, 1881 ईस्वी में। और लॉर्ड रिपन ने बताया कि जो जनगणना होगी वो 10 वर्षों के अंतराल में होगी। कितने वर्षों के अंतराल में? 10 वर्षों के अंतराल में। तो नियमित जनगणना किसने शुरुआत करवाया था बच्चों? जब गवर्नर जनरल बन गया था लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा कि संस्थाएं कार्य विधियों की स्वीकृत दशाएं या स्वरूप हैं? किसने कहा कि संस्थाएं कार्य विधियों की स्वीकृत दशाएं या स्वरूप हैं? तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा बोगार्डस। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक समाज में निम्न में से किन संस्थानों के आधार पर विभेद किया जाता है? प्रत्येक समाज में निम्न में से किन संसाधनों के आधार पर विभेद किया जाता है? धन, संपदा, शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में सांप्रदायिकता के का कारण है? राजनीतिक स्वार्थ, धार्मिक कट्टरता, अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता की भावना, उपयुक्त सभी। यहाँ जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 15 जून 2005 को जो है पारित हुआ था। सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है या किस सिद्धांत की अवधारणा है? चक्रीय है कि रेखीय है कि उद्विकासीय है कि जनांकीय है? सही बच्चों जो है आ हो जाएगा चक्रीय। सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है या किस सिद्धांत की अवधारणा है? तो यह एक चक्रीय सिद्धांत की अवधारणा है। संविधान तथा सामाजिक परिवर्तन में संबंध है? कोई संबंध नहीं है। सामाजिक परिवर्तन से संविधान निर्धारित होता है। और उसके बाद आगे देखेंगे बच्चों हम लोग। और संविधान संविधान सामाजिक परिवर्तन के एक अस्थायी प्रभावशाली यंत्र है। उपयुक्त सभी असत्य है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्या सही होगा बच्चों। नौ, तो देखो औद्योगिकरण के लक्षण है आधुनिक मशीनों का प्रयोग, उत्पादन वृद्धि, आबासा दोनों। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सा हो जाएगा आबासा दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है? इसमें कौन 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो बच्चों ग्राम पंचायत। सही जवाब जो है यहाँ बा हो जाएगा। ग्राम पंचायत कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। और प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चों? 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो 3-3 अंकों का रहेगा बच्चों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3-3 अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है कि आरोपित पहचान क्या है? देखो 3 नंबर का है कि आरोपित पहचान क्या है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग।
चलिए 11 नंबर का उत्तर देखेंगे वो। निपुणता एवं योग्यता से भिन्न किसी व्यक्ति की जन्म तथा संबंधों के आधार पर पहचान को जो है आरोपित पहचान कहते हैं। फिर से देखेंगे, निपुणता एवं योग्यता से भिन्न किसी व्यक्ति की जन्म तथा संबंधों के आधार पर पहचान को हम लोग क्या कहते हैं भैया? आरोपित पहचान कहते हैं। चलिए हम लोग 12 देखेंगे क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों है कि प्राकृतिक समृद्धि की दर से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक वृद्धि की दर से जो है क्या तात्पर्य है? आइए इसका उत्तर देखेंगे, देखते हैं हम लोग। देखो, यह जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच का अंतर है। बस छोटा सा आंसर है, यह जन्म दर तथा मृत्यु दर का बीच का अंतर है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक समृद्धि की दर कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर जो है किया गया है? भारत में जनजातियों का वर्गीकरण जो है किस प्रकार जो है किया गया है? 3 नंबर आपको मिलेंगे। भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग 13 नंबर का। भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, भौगोलिक आधार पर भारत की जनजातियों को जो है विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जैसे उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समर्थन मूल्य से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि समर्थन मूल्य से क्या तात्पर्य है? देखो 3 नंबर ये भी है बच्चों, समर्थन मूल्य से क्या तात्पर्य है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर जो है सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह जो है किसानों की जो है उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? समर्थन मूल्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? सामाजिक संसाधनों का क्या अर्थ है? सामाजिक संसाधनों का क्या अर्थ है? तो 3 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। चलिए देखते हैं सामाजिक संसाधन। तो बच्चों आप लोग सामाजिक संसाधन का क्या अर्थ होता है आइए देखते हैं हम लोग। देखो, सामाजिक संसाधनों का अर्थ है किसी ग्राहक को जो है परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, चर्च, नागरिक समूहों या वरिष्ठ केंद्रों जैसे सामुदायिक संगठन या समुदाय के निवासियों को जो है सेवाएं प्रदान करने वाली अन्य एजेंसियां से उपलब्ध सहायता। इसी को क्या कहते हैं? सामाजिक संसाधन कहते हैं। ये सब क्या है बच्चों? सामाजिक संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो चलिए 16 नंबर देखेंगे उत्तर हम लोग। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8% जनसंख्या गाँवों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8% जनसंख्या गाँवों में और 31.2% जनसंख्या ये जो है नगरों में रहती है। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आधुनिकीकरण शब्द का क्या मतलब है? आधुनिकीकरण शब्द का क्या मतलब है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग जो है 17 नंबर का। देखो, आधुनिकीकरण बच्चों एक बहुआयामी शब्द है। आधुनिकीकरण जो है एक बहुआयामी शब्द है। या जो है लोगों के जीवन में निर्मित क्षेत्रों, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों का एक नया अर्थ प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। वन पंचायत के विषय में आप क्या जानते हैं? ये भी 3 नंबर के बच्चों। वन पंचायत के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। वन पंचायत क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, वन पंचायत एक जो है स्थानीय संस्था है जो कानूनी रूप से सीमांकित ग्राम वन पंचायती वन का जो है प्रबंधन करती है। वन पंचायत एक स्थानीय संस्था है जो कानूनी रूप से सीमांकित ग्राम वन पंचायती वन का प्रबंधन करती है। और बच्चों यह वन पंचायत कहाँ है? ये उत्तराखंड में चालू है। यानी उत्तराखंड में वन पंचायत है और कहीं नहीं। भारत में उत्तराखंड राज्य में वन पंचायत की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। साक्षात्कार पद्धति क्या है? 3 नंबर यहाँ से मिलेंगे। साक्षात्कार जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार पद्धति क्या है? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। तो बच्चों आइए 19 का देखेंगे उत्तर हम लोग। साक्षात्कार पद्धति क्या है जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं? देखो, एक व्यक्ति अथवा समूह के साथ विशिष्ट में विशेष एक व्यक्ति अथवा समूह के साथ विशिष्ट प्रयोजन से आयोजित औपचारिक वार्तालाप
औपचारिक जो मतलब मुंह से बोला जाता है, औपचारिक वार्तालाप की प्रक्रिया साक्षात्कार विधि कहलाती है बच्चों, जिसको इंटरव्यू कहते हैं। आप लोग कहते सुने होंगे कि इंटरव्यू देने जाना है, तो साक्षात्कार विधि कहलाती है। इस विधि में प्रश्नोत्तर द्वारा जो है उत्तरदाता से प्राप्त सूचनाओं को जो है वर्गीकरण विश्लेषण हेतु लिखा जाता है। इसी कहते हैं बच्चों साक्षात्कार पद्धति, यानी इंटरव्यू कहते हैं। यानी एक व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है मौखिक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। 3 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से। आइए इसका उत्तर देखेंगे, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। चलिए उत्तर देखेंगे हम लोग 20 नंबर का। किसी विशिष्ट यानी विशेष किसी विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों के व्यवस्थित संकलन की विधि को सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों के व्यवस्थित संकलन की विधि को सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न जो 6 अंकों का रहेगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिए गए हैं कि पराश्रिता अनुपात में गिरावट को एक लाभ के रूप में क्यों देखा जाता है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। पराश्रिता अनुपात में गिरावट को एक लाभ के रूप में क्यों देखा जाता है। चलिए इसका उत्तर देखेंगे। पराश्रिता अनुपात से क्या लाभ है, प्रकाश डालिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। आकारशील जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या के बड़े आकार के कारण या आर्थिक समृद्धि का कारण बन सकता है। इसे जो है जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में देखा जाता है बच्चों। भारत जनसांख्यिकी संक्रमण की दूसरी अवस्था में है, जहां जन्म दर तो उच्च है किंतु मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। जन्म दर में बहुत ही धीमी कमी हो रही है तथा यह अभी तक उच्च स्तर पर बनी हुई है, जबकि मृत्यु दर में तीव्रता के साथ गिरावट आ रही है। वर्ष 1911 से 21 इसके अपवाद थे, जब जो है वर्ष 1918-19 की महामारी तथा इन्फ्लुएंजा के कारण जो है जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई थी। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, 6 नंबर का है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। देखो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। देखो जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, बहुत तेज़ी से बच्चों। आइए इसके प्रभावों का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। देखो जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव देश में, देखो बहुत कठिन नहीं है, अपने मन से भी आप लोग लिख सकते हो। जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव देश के संसाधनों पर पड़ता है। फलस्वरूप देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोगों के रहने के लिए आवास तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गांव में किसी के ऊपर जो है अदृश्य बेरोजगारी का बोझ बढ़ता है। अदृश्य में जो दिखाई नहीं देते हैं, छुपे हुए होते हैं। अदृश्य बेरोजगारी का बोझ बढ़ता है, जिससे लोग शहरों की ओर जो है रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। श्रमिकों जो मेहनत करते हैं, श्रमिकों को शहरों में रोजगार तो मिलता है, किंतु बच्चों उनकी आय इतनी नहीं होती है कि वे बड़े स्वास्थ्यप्रद घरों में रह सके। अतः वे जो है गंदी बस्तियों में रहने को जो है विवश होते हैं। यहाँ छोटे छोटे घरों में कई लोग साथ साथ रहते हैं, लेकिन इन इलाकों में स्वच्छ वायु, प्रकाश एवं स्वस्थ वातावरण का जो है अभाव होता है। संतुलित जनसंख्या किसी भी देश के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, तो जनसंख्या को बच्चों रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है सामाजिक बहिष्कार सामाजिक संरचना विशेषताओं का परिणाम कीजिए। सामाजिक बहिष्कार समाज जिसको बहिष्कार कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों। महिलाओं क्या समस्या है, देखो आए दिन दहेज प्रथा के कारण जो है महिलाएं को तमाम प्रकार से जो है परेशान किया जाता है। तो भारत में महिलाओं पर बहुत समस्याएं हैं। आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन अपने मन से लिखना है बच्चों, पूरा नंबर आपको मिलेगा। भारतीय समाज में धर्म के महत्व का विवेचना कीजिए, इसमें 6 नंबर मिलेगा। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज में धर्म का महत्व निम्न प्रकार है। नंबर 1, आर्थिक विकास में सहायक। धार्मिक प्रभाव के कारण समाज की जो है अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है। मैक्स वेबर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो है प्रोटेस्टेंट धर्म में पूंजीवाद का विकास किया, धर्म में पूंजीवाद का जो है विकास किया। नंबर 2 है सामाजिक संगठन के आधार। सामाजिक संगठन का उत्तरदायित्व तभी पूर्ण होगा जब समाज के सदस्य सामाजिक संगठन द्वारा बनाए गए सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का पालन करेंगे। अगला नंबर है सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव साधन।
आदिम समाज में जब राज्य के कानून आदि औपचारिक व्यवस्थाएं नहीं थी, तब धर्म भी अपने सदस्यों के तौर तरीकों पर अंकुश लगा समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया रहता था। आज मनुष्य राज्य के कानून को तोड़ सकता है, किंतु धार्मिक नियमों की अवहेलना कर ईश्वर के दंड का भागीदार नहीं बनना चाहता। व्यक्तित्व के विकास में सहायक। धर्म समाज तथा व्यक्ति दोनों को संगठित करता है तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व में सहायक होता है। भावनात्मक सुरक्षा। धर्म में मानव अपनी परिस्थितियों से चारों ओर से घिरा रहता है। व्यक्ति विज्ञान सिद्धांतों का पालन करके जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए अनुभवशील तथा व्यवहारिक दोनों बातों का जो है महत्व होता है। इन बातों का समावेश धर्म में ही होता है। ठीक है बच्चों, देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे आपको 8-8 नंबर के मिलेंगे। कितने अंकों बच्चों? 8-8 नंबर का। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार को समझाइए। जात की कीमत पर मुख्यधारा के लोगों ने विकास किया अथवा करके दिखाया। इसमें से एक ही करना है, ठीक है बच्चों, नहीं तो पूरा कर, दोनों कर लो, सिर्फ एक करना है। उसके बाद परियोजना कार्य का संचालन स्पष्टता कीजिए अथवा करके। सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। सामाजिक सुधार आंदोलनों का एक निबंध लिखिए अथवा समाजशास्त्र सामाजिक आंदोलनों के विश्लेषण कीजिए। देखो 8-8 नंबर, जहाँ भी अथवा लग जाए बच्चों एक ही करना है, आपको सिर्फ एक करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।